हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, नियर बाय है, जो कि 6 सितंबर को आपका होने वाला है। और अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप बीएड स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है जीन पियाजे का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 4 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन आता है। चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, कोई स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बीएड का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आई हूँ, जीन पियाजे का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बीएड में। उनकी थ्योरी इसमें से ऑलमोस्ट गारंटीड हर साल क्वेश्चन आते ही है, चाहे आप अपना बीएड का एग्ज़ाम दें, चाहे टेट का एग्ज़ाम दें या सीटेट का एग्ज़ाम दें। तो सीटेट में आपको पता है सीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स सीडीपी ही आपके कवर करती है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और इसके अंदर जो मेन हमारी साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम इसको। जैसे कि हम जानते हैं जीन पियाजे को हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के बायोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को क्यों बोला है, इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 1920 में अपनी कुछ रिसर्च के टाइम पर इन्होंने बच्चों का आईक्यू चेक किया, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत से बच्चे जो सेम एज के होते हैं वो सेम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो और सेम मिस्टेक कर रहे हैं, और उनका जो ब्रेन है वो हम एडल्ट्स की तरह नहीं चलता, वो हम एडल्ट्स की तरह मिस्टेक नहीं कर रहे और टीनेजर की तरह बिहेव नहीं कर रहे। सेम एज के बच्चे सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में ये तो थ्योरी दी गई है। इसके पीछे उनका मेन पर्पस ही यही था कि वो दुनिया को ये बता सकें कि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बच्चे जो है अडल्ट्स के अकॉर्डिंग अडल्ट्स के कंपैरिजन में वो थोड़े कम बुद्धिमान होते हैं, उनमें इंटेलिजेंसी कम होती है। लेकिन जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये बहुत क्लियर कर दिया है कि बच्चे जो हैं कम बुद्धिमान नहीं होते, वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उनका दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है वो अभी उतना नहीं हो पाता। इसीलिए वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास जो उनके रिलेशन हैं उनको अपने तौर तरीके से देखते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो आपके हमारे पर्सपेक्टिव से दुनिया को नहीं देखेंगे, वो अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, खुद से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम उनको ऐसा करने दें तो ही उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर हम ऐसा उनको नहीं करने देंगे तो किसी भी बच्चे का यहाँ पे मानसिक विकास जो है रुक सकता है। ठीक है, तो जो हमारी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो वर्ड है, ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धि से जुड़ा हुआ। ठीक है, रिलेटेड टू योर माइंड, नॉलेज एंड थिंकिंग, कि आपका बुद्धि, ज्ञान और सोचने की क्षमता क्या है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी थिंकिंग से कैसे सोचते हो, कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्रेन की 6 कोर एबिलिटीज़ दी गई हैं। पहली कोर एबिलिटी है थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो सोचेगा और समझेगा किसी भी मैटर को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सोच समझ के उस पर सोचना, समझना और फिर उसको सॉल्व करना। दूसरा है रीजनिंग एंड लॉजिक, यानी तर्क करना। कोई भी काम आप बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान होगा कि यहाँ क्या मुझे ये काम करना चाहिए, ये सही है या गलत, तो यहाँ पर जो रीजनिंग एंड लॉजिक है, इसका मतलब है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये आप इसको जो हमारा दिमाग है वो इस पर काम करेगा। ठीक है, तीसरी हमारे माइंड की जो एबिलिटी है वो है मेमोरी, यानी याद रखना। जैसे हम पास्ट के इवेंट्स याद रखते हैं, हम ब्रेन में कुछ याद पढ़ते हैं तो वो याद रखते हैं, कुछ हम देखते हैं तो वो याद रखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेन की तीसरी एबिलिटी है वो है मेमोरी, यानी याद रखना। फोर्थ आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि मैंने बताया, जब आप सोचेंगे समझेंगे तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अटेंशन फोकस, ध्यान लगाना, कंसंट्रेटिंग योर माइंड ऑन अ सिंगल थिंग। जब आप एक काम कर रहे हैं तो आप उस काम पर फोकस करेंगे। सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप उस टाइम पढ़ाई करेंगे। अगर आप तैयार हो रहे हैं, कहीं के लिए रेडी हो रहे हैं, तो आप उस टाइम पे सिर्फ अपना जो फोकस है वो तैयार होने पर ही लगाएंगे या रेडी होने पर लगाएंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ये भी हमारे दिमाग की एक एबिलिटी है, ये भी हमारे दिमाग का काम है।
मेकिंग अ चॉइस और जजमेंट आफ्टर केयरफुल थॉट, जब हम सोच विचार कर लेते हैं तो उसके बाद हम कोई डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, तो ये था कॉग्निटिव का मीनिंग, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने 4 मेन कोर जो दिए हैं वो क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में कि एक्चुअली जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी क्यों दी। अच्छा, पहला हमारा कोर कॉन्सेप्ट है स्केमा। जो जीन पियाजे ने हमें 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं, स्केमा, एजिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो आई होप इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी। स्केमा, यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं, फर्स्ट स्केमा में बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में ना छोटे छोटे पॉकेट्स या फोल्डर्स होते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारे दिमाग में मेमोरी होती है। हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज हमारे दिमाग में विजुअल फोल्डर बन जाता है। सपोज़ मैंने बोला फ़ोन या स्मार्टफ़ोन या आईफ़ोन, तो जब मैं ये चीज़ बोलूँगी ना तो हमारे दिमाग में अपने आप एक आईफ़ोन की इमेज बन जाएगी या फ़ोन की इमेज बन जाएगी। मैंने बोला एप्पल, तो मेरे दिमाग में अपने आप एप्पल की इमेज आने लग जाएगी, ठीक है, जबकि मैंने उसको अभी एट प्रेजेंट इस टाइम पर नहीं देखा है, बट स्टिल मेरे दिमाग में एप्पल की इमेज बन जाएगी। तो इसको स्केमा कहा जाता है, यानी कि ब्रेन के वो छोटे छोटे फोल्डर्स, पैकेट्स, जिसमें अगर हम कोई नॉलेज होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है पहले से, प्रीवियस नॉलेज, तो हम बोलते हैं कि वो हमारे दिमाग में विजुअल बन जाती है। लाइक एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एक डॉग देखता है, पहली बार किसी कुत्ते को देखता है कोई छोटा बच्चा, तो वो उसको कैसे रिजेंबल करता है कि नोटिस करते हैं कि इसके 4 पैर हैं, ठीक है, इट हैज़ 2 ईयर्स, 1 टेल, और ये बार्क करता है, ये भौंकता है। तो ये स्केमा, ये फोल्डर उसके दिमाग में बन गया। तो स्केमा वो पहली नॉलेज है जो हमारे दिमाग में बन जाती है, और जब हम उसके बारे में दोबारा बात करते हैं तो वो विजुअल हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है। अगर कहें तो स्केमा मानसिक संरचना है, जो हमने अपने दिमाग में जो देखा उसकी मानसिक संरचना हमने अपने दिमाग में बना दी है, एक ढांचा बना दिया है। तो ये है स्केमा। हमारा सेकंड पॉइंट है एजिमिलेशन, जिसको हिंदी में आत्मसातकरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है यहाँ पर, ये बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की टर्म है, ठीक है। बायोलॉजी और सोशियोलॉजी में ये टर्म यूज़ होती है, जिसका मतलब होता है किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर देना, मतलब इसका मतलब तो डाइजेस्ट करना होता है। पर यहाँ पर जो साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ डाइजेस्ट कर देना, ठीक है, उसको फिट कर देना। फिटिंग अ न्यू नॉलेज इनटू एन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें एक नए नॉलेज को फिट कर देना। तो जब हम किसी भी नई सिचुएशन को या किसी नए ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसको हम पुरानी नॉलेज के साथ फिट कर देते हैं। स्केमा यहाँ पे मतलब नॉलेज का है, ठीक है, जो हमने पुरानी नॉलेज हमने थी हमें, उसमें हम किसी भी नए नॉलेज को फिट कर देते हैं बिना उसमें कोई भी चेंजेस किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटा बच्चा है, बेबी है, उसने डॉगी को देखा और उसने ऑब्जर्व किया कि इसके 4 पैर हैं और इसकी एक टेल है और ये बाक करता है और इसके 2 कान हैं, तो ये डॉग है। लेकिन अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, द चाइल्ड सीज अ कैट, और वो उसने सोचा कि ये भी डॉग है, क्योंकि उसने बिल्ली को भी डॉग बोल दिया, क्योंकि उसको अभी जो उसकी नई नॉलेज आई है, उसने उसकी नई नॉलेज है ये कैट जो उसने आज देखी, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये भी डॉग है, और ज़बरदस्ती उसने अपनी जो नई नॉलेज है उसे पुरानी नॉलेज में फिट कर दिया, क्योंकि उसको अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता कि डॉग में और कैट में क्या डिफरेंस है। बस उसने ये ऑब्जर्व किया इसके भी 4 पैर हैं, एक मूंछ है, और इसके भी 2 कान हैं, और ये भी वैसे ही चलता है 4 पैरों पे जैसे डॉग चल रहा है। तो उसने सोचा कि ये भी डॉग है। तो ये यहाँ इसको हम एजिमुलेशन कहते हैं। फिर हमारा तीसरा आता है अकोमोडेशन, समंजन या समायोजन। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब ये कंफ्यूजिंग वाली कंडीशन क्यों है? ये कंफ्यूजिंग कंडीशन यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है ना, जो अभी तक उसके पास नॉलेज थी, फिर उसमें जो नई नॉलेज आई, अब उस न्यू नॉलेज को वो मॉडिफाई कर रहा है, या बोल सकते हो मतलब हिंदी में उसको संशोधन कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, ठीक है, और उससे एक नया रूल या नई स्केमा बना रहा है। कैसे बना रहा है? एकोमोडेशन में हम हमारी जो पुरानी नॉलेज होती है वो काम नहीं करती, क्योंकि बच्चों को ये रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ उसने देखी वो कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मॉडिफाई करना है, वो आप यहाँ पे उसको वो चीज़ चेंज करनी है और एक कम्प्लीटली नया फोल्डर बनाना है, एक कम्प्लीटली नई नॉलेज अपने दिमाग में बनानी है, नया स्कीमा उसको अपने दिमाग में डालना है। क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे की मम्मा उससे बोलती है कि जो आपने देखा वो कैट है,
अब क्योंकि कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, 1 टेल होती है, लेकिन बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है, डॉग की तरह बार्क नहीं करती है। तो यहाँ पे मम्मा जो है कैट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। अब इसलिए बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपनी जो नॉलेज है, जो नई नॉलेज को उसने पुरानी नॉलेज के साथ फिट किया था, उसको वो मॉडिफाई करने लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है एकोमोडेशन, यानी संशोधन करना, मॉडिफाई करना किसी चीज़ को। सो हेयर इज़ अवर वेरी लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है एक्विलिब्रेशन। एक्विलिब्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे हमारा जो माइंड होता है वो बैलेंस हो जाता है। कैसे बैलेंस होता है? क्योंकि हमारे पास पहले एक नॉलेज थी, स्केमा था, फोल्डर था डॉग का, ठीक है। फिर बच्चे ने एक नया ऑब्जेक्ट देखा, कैट, तो उसने उसको ज़बरदस्ती फिट कर दिया कि ये भी डॉग है। बाद में उसकी मम्मा ने उसे बताया कि नहीं, ये कैट और डॉग में ये डिफरेंस होता है, एक बाग करता है, एक म्यू म्यू करता है। फिर यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ उसका जब डेवलपमेंट हुआ, दिमाग का विकास हुआ, तब वो समझ गया और दोनों में अंतर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो उसका दिमाग है वो संतुलित हो गया, शांत हो गया, और वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना सीख गया। मतलब वो अब उसके दिमाग में नया स्केमा बन गया। पहले था डॉग का स्केमा और अब था कैट का स्केमा, यानी पहले डॉग की नॉलेज थी और अब कैट की नॉलेज उसके दिमाग में आ गई कि हाँ, डॉग और कैट में ये डिफरेंस होता है, ये डॉग है और ये कैट है। एक न्यू नॉलेज उसके दिमाग में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो मॉडिफाई किया था, जो एकोमोडेशन उसने किया था, वो अब मॉडिफाई हो चुका है और वो दिमाग यहाँ पे बिल्कुल शांत हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। इस स्टेज पर आकर बच्चे को जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर उसकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है, क्योंकि अब वो 2 नए स्केमा बना चुका होता है, 2 नई नॉलेज ले चुका होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जीन पियाजे ने एक्चुअली अपनी थ्योरी क्यों दी थी। तो देखिए, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि जो बच्चा होता है, हर बच्चे का सोचने समझने का तरीका अलग होता है। वो हमसे अलग सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो अलग होती है और वो समय के साथ बढ़ती है। जब उनके दिमाग का विकास होता है वो उसके साथ बढ़ती है, और वो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है वो एडल्ट और टीनेजर से बिल्कुल अलग होती है। तो ये बताने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि बच्चे जो हैं खाली बर्तन नहीं होते कि उनके अंदर आपने नॉलेज भर दिया। ठीक है, वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो कि अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं और उनको जानना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने पर्सपेक्टिव पर, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ये थी जीन पियाजे की थ्योरी। इसके बाद हमारा जो हम जीन पियाजे ने हमारे 4 कोर कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।